नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रीति यानी रीतिकाल के शब्द रीति से अभिप्राय क्या है, भिन्न भिन्न कवियों ने क्या आशय इससे यह तात्पर्य लिया है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई महत्वपूर्ण आलोचकों ने रीति का अर्थ जो स्पष्ट करते हुए कहा कि रीति से आशय यानी तात्पर्य अनुकरण करने की प्रवृत्ति से है। अनुकरण किया जा रहा था। अगर देखा जाए तो भारतीय काव्य शास्त्र में सिद्धांत पहले से ही थे, बस उसको आगे व्याख्या की गई सरल ढंग से। ठीक है जी। और जो भी कविताएं हुई थी वो बस अनुकरण की विशेषता के आधार पर थी, यानी कि फॉलो किया जा रहा था जो पहले से नियम तय थे, चाहे वो दोहा से संबंधित हो, चाहे छंद से संबंधित, मतलब छंद संप्रदाय से संबंधित, अलंकार, रीति सब। आगे केशवदास का विचार पढ़ लेते हैं। केशवदास कह रहे हैं, समुझे वाला बालकन वर्ण पंथ अगाध। तो केशवदास इस पंक्ति में अगर देखें तो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समझाने वाला बालकन, बालकन का तात्पर्य हम जहाँ पर कवि से लेंगे, ठीक है, कवि से, कि समझाने वाला जो कवि है अपनी पंक्तियों से कोई बात को अगर वो वर्णन करेगा तो वो एक ऐसे पंथ का वर्णन करेगा जो अथाह है, अपार है। ठीक है, ऐसे ही इस रीति का जो तात्पर्य है केशवदास ने बताया है कि रीतिकाल में रीति का जो अर्थ है वो है कि जो कवि है जो अपनी कविता को समझाएगा वो ऐसे पंथ, ऐसे अथाह अपार पंथ यानी रास्ते, ऐसे मार्ग को वर्णन करेगा जो आसानी से समझ सकता है कोई भी जो उसको पढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतामणि क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। ये कथन चिंतामणि का है। चिंतामणि इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं, रीति का अर्थ कह रहे हैं, रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। तो वो कह रहे हैं कि जो रीति है यानी शैली जो है वह कविता की सुभाषा यानी अच्छी भाषा को वर्णन करने वाली है। और जैसे कोई विद्वान अपनी पंक्तियों को कहता है, विद्वान अपने विचार देता है, वैसे ही रीति यानी शैली, वैसे ही रीति जो है वो कविता की अच्छी भाषा का वर्णन विद्वान की तरह करता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो रीति है वो कविता की अच्छी भाषा का वर्णन विद्वान व्यक्ति की तरह करती है। रीति एक शैली होती है। शैली क्या कह सकते हैं, काव्य शिल्प हो सकता है, इसमें भाषा हो सकती है, काव्य गुण होगा, छंद, दोहा, मतलब दोहा, छंद, स्वया छंद, कवि छंद, जैसे भी उसका प्रयोग करना हो किसी कवि ने। और साथ में काव्य शिल्प में एक और चीज़ रहती है भाई, वो आपका अलंकार रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में रीति आ जाती है, स्टाइल जिसे हम बोलते हैं। तो रीति कवित्व यानी कविता, रीति जो है वो कविता की भाषा का वर्णन विद्वान व्यक्ति की तरह करती है। ठीक है, रीति यानी शैली। आगे हम भूषण का भी विचार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, पढ़ना है। ठीक है, भूषण का विचार कह रहे हैं, सुकविन हूँ कि कुछ कृपा समझी कविन को पंथ। ठीक है, और भूषण का यह विचार रीति शब्द के लिए है, तो आपने देखना है, सुकविन हूँ, सुकविन यानी अच्छा कवि हूँ, कि कुछ कृपा समझी कविन को पंथ। तो कहने का तात्पर्य है, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि अच्छा कवि होने की कृपा से ही, कुछ कृपा होने से ही मैं कवियों के पंथ को समझ पाया हूँ, और इसके लिए मैं रीति तत्व यानी रीति यानी शैली तत्व का ही शुक्रगुजार हूँ। रीति शब्द चाहे इसमें ना आया हो, लेकिन रीतिकाल के रीति शब्द के लिए जो पंक्ति उन्होंने कहा है, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं सुकविन हूँ, यानी सुकविन हूँ, कवि होने की, जो अच्छा कवि होने की कृपा जो है मेरे पर है, और उसी से मैं कवियों के पंथ यानी कवियों का जो मार्ग होता है उसको समझ पाया हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मतीराम का विचार है, वो कह रहे हैं, सो विश्रब्द नवोड जो वर्णत कवि रस रीति। क्या, तो साथियों इस पंक्ति में आए पहले शब्द को पढ़ लेते हैं। विश्रब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ था विश्वसनीय। क्या होता है, विश्वसनीय इसका अर्थ रहता है। नवोड का अर्थ यदि हम देखेंगे,
एक होता है शब्द नवोड़ा, उसका अर्थ होता है स्त्री, नवयुवती कह सकते हैं, नवोड़ यानी नवयुवक होगा। ओके, नवयुवक यहाँ पर इसका अर्थ लिया जाएगा। वहीं वर्णत का वर्णन हो जाएगा अर्थ, और रस रीति यानी रस युक्त रीति। क्या कह रहा है मतीराम इसमें? कह रहा है कि विश्रब्द जो सो विश्रब्द नवोड़ जो वर्णत कवि रस रीति। तो कह रहा है कि जो पूरे विश्वास के साथ नवयुवक, ठीक है, वर्णन करता है रस रीति, रस युक्त रीति का, वही असली कवि है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न तो नहीं है, सॉरी, यहाँ पर पंक्ति है, देव की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है। रीति के लिए उनका कथन क्या है? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के काव्य। उन्होंने जहाँ पर सीधा ही कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किस भी ढंग से रीति में अलग अलग स्टाइल में कविता लिख रहा है, लेकिन देव कहते हैं कि प्रत्येक जो कवि है वो अपनी अपनी शैली के काव्य लिख रहा है, और प्रत्येक कवि की अपनी एक शैली होती है। ठीक है, आगे देखिए सोमनाथ का विचार देख लेते हैं। वो कह रहे हैं छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो छंद का जो स्टाइल है, यानी जितने भी छंद हैं, आपको पता है दोहा है, मात्रिक छंद, सोरठा है, बरवे है, चौपाई है, मात्रिक छंद की बात कर रहा हूँ, वार्णिक छंद है, कवित है, सवया है, बहुत सारे वार्णिक छंद भी हैं। तो वो कह रहे हैं इसमें कि जो छंद रीति समझे नहीं, कहता है कि छंद की जो शैली है वो नहीं समझ सकता है जिसको पिंगल, यानी कि जो पिंगल जैसा जिसको ज्ञान हो। पिंगल मुनि ने ही छंद शास्त्र का उल्लेख किया है सबसे पहले, वही प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पिंगल जैसा ज्ञान होना चाहिए अगर छंद की शैली को किसने समझना है, किसी ने समझना। तो ये सोमनाथ का विचार है। आगे चलते हैं दुल्ह। दुल्ह जिनकी पुस्तक कविकुल कंठावरण, बहुत ही कविकुल कंठा वर्ण, ठीक है, कविकुल कंठावरण उनकी पुस्तक है, लेकिन इनका विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? थोड़े क्रम क्रमते कहीं अलंकार की रीति। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो शैली है अलंकार की वो क्रम यानी थोड़ा उस क्रम से बारी बारी से उसका प्रयोग जो है होते रहना चाहिए काव्य में। रीति यानी स्टाइल, बार बार बोल रहा हूँ, रीति का अर्थ स्टाइल होता है। अभी हो सकता है किसी पंक्ति में अलंकार का प्रयोग बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया हो, कई बार कम ढंग से किया जाता है, कई बार छंदों में कविता होती है, कई बार छंदों में कविता कम होती है। तो मतलब ये स्टाइल रहता है कि कवि किस भांति से किसी कविता में अपने काव्य शिल्प का प्रयोग करता है। आगे पद्माकर की पंक्ति है, ताही को रति कहत रस ग्रंथन की रति। क्या कह रहे हैं? ताही को रति कहत है रस ग्रंथन की रति। इसमें ताही का अर्थ पहले हमें समझना पड़ेगा। इसका अर्थ था उसको, ठीक है, जो एक सर्वनाम है उसको। तो कह रहे हैं कि उसी को रति कहते हैं। रति एक स्थायी भाव है, इसका अगर हम रस देखें तो श्रृंगार रस बन जाता है ना। तो बेटा उसको देखें आप, श्रृंगार रस बन गया इसका रस का नाम, और भाव बन गया रति, और प्रेम भी इसका अर्थ रहता है ना। तो कहते हैं उसी को ही प्रेम कहते हैं, या उसको ही रति कहते हैं, उसको ही प्रेम कहते हैं। रस ग्रंथन की रीति, जो ग्रंथ रस से युक्त है उसी में शैली है। ठीक है, जो ग्रंथ कहता उसी को ही प्रेम कहते हैं, जिस ग्रंथ में रस है बस उसी को ही शैली बोलेंगे। ठीक है, वही रस की शैली है, वही ग्रंथ की शैली होगी जो ग्रंथ रस युक्त है, रस सहित है। आगे देखिए बेटा प्रताप शाही, ठीक है, ये सर्वांग निरूपक के कवि हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी इनकी, सॉरी जी हाँ, व्यंग्यार्थ कौमुदी ही इनकी एक रचना है, ठीक है, जो सर्वांग निरूपक में आती है। वो कह रहे हैं कवित रति कुछ कहत हवे व्यंग्यार्थ चित्त लाए। कवित रीति कुछ कहत हवे व्यंग्य अर्थ चित्त लाए। तो इनकी पुस्तक का नाम है व्यंग्यार्थ कौमुदी। ठीक है जी, प्रताप शाही कह रहे हैं कि कवित रीति यानी जो कविता की शैली है वो कुछ कहती है। क्या कहती है? कि भाई जिसमें व्यंग्य अर्थ है, जो मन में व्यंग्य यानी व्यंग्य लेके आए, वही रीति है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई कविता की शैली कुछ इस तरह से हो कि उसमें व्यंग्य अर्थ जो है छिपा होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला कथन है साथियों हमारे पास भिखारी दास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी जितने भी हमने कथन पढ़े उन सब में अग्रणीय भिखारी दास। ठीक है,
ये कथन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो क्या कह रहे हैं, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो होय। कहता है कि काव्य की शैली, ठीक है, काव्य करने की जो शैली है, अगर कोई सीख लेता है वही कवि होगा, वही असली कवि है, वही अच्छा कवि है जिसको काव्य की शैली आती है। अभी काव्य की शैली, इसको अलंकारों का प्रयोग करना है, छंदों का प्रयोग करना है, काव्य गुणों को ध्यान में रखना है, काव्य दोषों को ध्यान में रखना है, औचित्य रीति ध्वनि को ध्यान में रखना है, वही असली कवि है जिसको रीति आ गई। ठीक है, काव्य की शैली जिसने सीख ली वही असली कवि है। अगला कथन देखिए साथी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है भिखारी दास का। इसमें क्या कह रहे हैं भिखारी दास, पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं, और कुछ मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। उल्लास यानी खुशी। ठीक है, मुक्तक का मतलब मुक्तक पंक्तियाँ मुक्तक में लिखी जाती है। भिखारी दास कह रहे हैं और अरु मतलब अन्य, अन्य कुछ, ठीक है, मात्र केवल मुक्तक रीति लखी। कहता है कि और कुछ मुक्तक शैली में लिखे गए काव्य कहत एक उल्लास, वो मन को खुशी प्रदान करते हैं। ठीक है, मुक्तक शैली की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो काव्य शिल्प की बात हो रही है। ठीक है, उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, ठीक है, ये भी चलता है। ओके, उसमें छंद अलंकार भाषा की बात भी हो रही है। ठीक है जी, काव्य के अंगों की बात हो रही है। तो यही शैली है। आगे भिखारी दास का एक और कथन लेके चलिए। वो कह रहे हैं, बंधु सुकविन के चरण और सुकविन के ग्रंथ जाते कुछ हो लहो कविताई को पंथ। अच्छा, बंधुई का अर्थ वंदना करना। वो कह रहे हैं कि मैं वंदना करना चाहता हूँ सुकविन के चरण यानी अच्छे कवियों के चरणों की। और किसकी वंदना करना चाहते हैं, और यानी और सुकविन के ग्रंथ। ठीक है, अच्छे कवियों के ग्रंथों की भी मैं वंदना करना चाहता हूँ। पहले उनके चरणों की जिन्होंने वो रचना किए हैं, ग्रंथों की जिन्होंने वो काव्य रचना की है, अच्छे कवियों के चरण। फिर उसके बाद कहता है उन ग्रंथों की जो कवियों ने लिखे हैं। फिर कहता है क्योंकि उन्होंने ही मुझे कविताएं का पंथ यानी कि कविता का जो असली मार्ग है वो सिखाया है। तो इस तरह से साथी जो कथन हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं समाप्त। कुछ पंक्तियाँ और लाऊंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ, इनके अर्थ लिख लेने आप सभी ने। अभी पढ़ेंगे हम प्रमुख आलोचकों की दृष्टि से रीतिकाल का जो मूल्यांकन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। कह रहे हैं, इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गईं। एक उत्पादक वर्ग जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कुहार, जुलाहा इत्यादि थी। और दूसरा वर्ग भोक्ता जिसमें राजा, रईस, नवाब, अमीर लोग, जमींदार वगैरह। ठीक है, या भोक्तृत्व भोक्तृत्व का मददगार था। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई यहाँ पर उस वक्त की सामाजिक परिस्थिति का उल्लेख किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि रीतिकाल इस तरह से एक मतलब क्या था कि लोक भावना तो थी ही नहीं कवियों में। लोग क्या कर रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई। उन्होंने क्या करना, शौर्य का वर्णन करा। कविता की रचना जो है अपने राजाओं के लिए, रईसों के लिए या फिर नवाबों के लिए की है। ठीक है, एक उत्पादक वर्ग था जिसमें किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियाँ थीं, ये वाली। और दूसरा भोक्ता वर्ग जिसको भोक्तृत्व का मददगार कहा गया है। ठीक है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भाई बच्चन सिंह का कथन लेना साथी बहुत ही महत्वपूर्ण। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। कविता के सौदागर यानी कविताएं बेचते थे, वो नहीं कि वही मतलब व्यापारी बन गए थे एक प्रकार से। जहाँ उनको लगता है कि भाई इस कविता को हमने रचना है तो इससे हमारा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो वो वही कविता, क्योंकि आश्रयदाता जो थे वो अमीर है ना, राजा लोग थे, तो उन्होंने तो इनको पालना था भाई, रोजी रोटी चलनी थी। मरता क्या नहीं करता, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना। तो व्यापारी कैसे कह दिया बच्चन सिंह ने। आगे श्याम सुंदर दास क्या कह रहे हैं, राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है। अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई हैं। तो श्रृंगार रसमयी कविता ही जो है वो थी। राजाओं से पुरस्कार, पीछे हमने कहा ना कि कविता के सौदागर बच्चन सिंह कह रहे हैं, और जहाँ पर भी श्याम सुंदर दास उनसे थोड़ा मतलब श्याम सुंदर दास तो पहले ही आ गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार
रसमयी हो गई है। पुरस्कार पाने के लिए कविताएं लिख रहे थे, बाकी जितने भी कविताएं थी उनके सामने दब रही थी। आगे क्या कहा जा रहा है कि इस काल को कला काल का नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। वैसे अगर देखा जाए तो रमाशंकर शुक्ल रिसाल और साथ में भगीरथ मिश्र दो ऐसे विद्वान हैं जो इनको खुलेआम कहते हैं कि भाई इसको कला काल नाम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन राम कुमार वर्मा का कथन जो है लेके चलिए, वो क्या कह रहे हैं कि इस काल को कला काल नाम देना समीचीन होता ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायासी दृष्टिगत होता है। आगे देखिए, रीति काव्य को मार्कंडेय वाजपेयी ने क्या कहा है? गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। ठीक है जी, तो ये रहे महत्वपूर्ण कथन साथियों। रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे कथन पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं जब भी हम रीतिकाल का रीतिवद, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कर रहे थे, लेकिन यह भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। चलते हैं अगली